वहां मेन मकसद तो ये है कि भाई मोदी को हराना। नहीं, मेन मकसद ये है कि वैसे मंदिर हैं और बड़े बड़े मंदिर हैं जो बुद्ध विहार तोड़ के बने, उसका सबूत, साइंटिफिक सबूत मौजूद है। एक भी मस्जिद का साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। ये मेरा स्टेटमेंट है। आने वाले सभी लोग इसके बारे में ध्यान से सोचें। किसी को कोई क्लैरिफिकेशन ले लिए मुझसे पूछें। तो सबसे ये सबसे बाबरी मस्जिद का आपने एग्जांपल दे दिया। सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा है कि इतना सा भी प्रूफ नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, इतना सा भी। अब हो गया। आप भी पहुंचे जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है जिसको अभी टेबल होना है, संसद में आना है, और वो जेपीसी में भी सारी चर्चाएं हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो मांगे हैं वो मान ली गई है और अभी टेबल नहीं हुआ है बिल। पहले से विरोध प्रदर्शन क्यों? पहले से नहीं, कानून एक बार संसद में आने तो चर्चा हो, उसके बाद ही विरोध हो। पहले ही मतलब पहले गर्दन कटने दो, उसके बाद उसको सिलने का काम करो। सर अभी पता नहीं ना, क्या पता सरकार ने सारी मांगे मान ही ली हो, क्या पता जो आप चाह रहे हो उससे भी अच्छा निकल कर आए। आप पहले ये क्यों कह रहे हो कि नहीं नहीं तो सरकार बता दे, रिटर्न में बता दे कि ये प्रपोजल हैं और ये हमने मान लिए मांगे। भाई मैंने तो अपना जो प्रपोजल है, मैं बाकी लोगों की तो बात कर नहीं रहा हूँ। आज तो मैं जो एक मेरा फर्ज था कि जब भी कोई अच्छा काम हो रहा हो वहाँ एक नागरिक को जाना चाहिए, मैं गया वहाँ पे। और मुझे देख के हैरानी हुई कि टाइम शायद 2 बजे तक का था, लेकिन वहाँ पे जब मैं यहाँ से अपने केसेस निपटा के पहुँचा, क्योंकि केसेस भी तो हमारे सारे मुश्किल वाले ही होते हैं। आज 2 तरह के केसेस थे। दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस था अम्बेडकर साहब की जो मूर्ति के लिए तुगलकाबाद फोर्ट की, एक वो केस था, और दूसरा हमने जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, आरएसएस बीजेपी के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी बनाने के लिए केस डाल रखा था हाई कोर्ट में, वो ख़त्म करके ये CA/NRC के जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें मैं जब वहाँ पहुँचा तो करीब वहाँ पे बज रहे थे 1:25, 1:15 बजे तक मैं पहुँच गया था। मेरी जानकारी के हिसाब से 2 बजे तक चलना था, लेकिन वहाँ तो 1:15 बजे से ही सब खत्म हो गया था। पता लगा पुलिस ने कमी रही, भीड़ नहीं आई? नहीं, भीड़ की बात नहीं है, पुलिस ने नाजायज किया काम वहाँ पे। आज फिर पुलिस ने जो नहीं, लोग वहाँ पे बाइट दे रहे थे, आपने भी मीडिया से खूब बातचीत की, आपको तो किसी ने नहीं रोका। नहीं रोक सकता ही नहीं ना। देखिए जंतर मंतर पे पुलिस की परमिशन लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। अब ज्यादातर लोगों को ये कानून नहीं पता है। हम अपने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी कार्यक्रम करते हैं परमिशन थोड़ी लेते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो तो एक डेजिग्नेटेड प्लेस है जहाँ पे कोई भी जाके कभी भी प्रोटेस्ट कर सकता है। कोई कानून नहीं तोड़ना चाहिए। कानून तो हम अम्बेडकरवादी हैं, कभी तोड़ेंगे ही नहीं। हम तो कानून तोड़ ही नहीं सकते कभी भी। तो वो एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, वहां 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। सीधी सीधी बात है, कोई भी जाके प्रोटेस्ट तो अब क्या लग रहा है, ये कानून सरकार संसद में पास करा लेगी? देखिए जब अमित शाह जी, मोदी जी और मोहन भागवत जी, अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू चाहेंगे, इस जैसे लोग चाहेंगे, उस दिन पास हो जाएगा ये बिल। लेकिन ये बिल क्या है? ये बिल है ये सारी प्रॉपर्टीज छीन के अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को दे देने का, और कोई चीज नहीं है। दावा किया जाता है कि वक्फ के पास जो है भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। कह रहे कि कहीं भी जाके दावा ठोक देता है, ये एक दिन आपके घर पे भी कब्जा कर लेगा। नहीं, सबसे ज्यादा है या सबसे कम है ये विषय नहीं है ना। विषय क्या है? क्या ये किसी की निजी प्रॉपर्टी है जो उसने अल्लाह के नाम कर दी, अपने जिसकी भी वो आराधना करता है उसके नाम कर दी? ये कोई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भी लोग हो सकते हैं, ये कोई सिख भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं, क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि जो अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं वो भी हो सकते हैं। आपको बोर्ड मेंबर में आपको क्या दिक्कत है? अगर बोर्ड में हिंदू आ जाएगा तो भाईचारा आप लोग नहीं चाहते क्या? मतलब तो नहीं, पहले देखिए, पहले भाईचारा करने के लिए जो लोग कर रहे हैं, पहले तिरुपति बालाजी में मुझे मेंबर रखें, फिर हम सोचेंगे, फिर देखेंगे, वे करेंगे कि हाँ जी ये बात सबके लिए लागू हो रही तो हमारे लिए भी होगी। मैं यही कह रहा हूं, मुझे तिरुपति बालाजी में रखे ना मेंबर पहले, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे। इसी प्रकार से सिख कम्युनिटी के लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें सारे मंदिरों में रखे मैनेजमेंट कमेटी में, कंट्रोलिंग और ट्रेजरर बना दें सबको। सर ये भी दावा किया जा रहा है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ये सिर्फ एक खानदान, एक परिवार का इस पे कब्जा है और आम मुसलमान को इससे कोई फायदा नहीं होता है। ये बात सही भी हो सकती है, मैं मान रहा हूँ खुद भी ये बात। देखिए बिल्कुल भी, और हमारे उनसे इस बारे में काफ़ी जो है इख्तलाफ भी है, और मैं मुखर हूँ उनके खिलाफ बोलने वाला। हो सकती है बात सच हो भी सकती है, 99.9% ये सच है। लेकिन
क्या इसको खत्म करने के लिए? सब तो उनके प्रिय हैं। फिर मैं वही बात कहूंगा, तो आपको सबको बुरी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है। जितने भी वो लोग हैं जिनको आरएसएस और बीजेपी के लोग गाली देते हैं, टीवी पे बिठा बुला बुला के चप्पलों से मारते हैं, वही सब तो उनके प्रिय हैं। हम क्या कह रहे हैं, इन लोगों के हाथ से, अरे इन सब लोगों को हटा दो पर्सनल लॉ बोर्ड में से, एक आम मुसलमान को के हवाले कर दो वक्फ बोर्ड। उसमें से प्रॉपर्टी तो वो चुराओ। क्या मुसलमान सारे देश के खत्म हो गए हैं जो नॉन मुस्लिम्स को लाके वहां लगाना है? क्या मंदिरों की जो कमिटीज हैं उसमें जो सारे के सारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो खत्म हो गए हैं, जो अब उन्हें दूसरी जगह भी जरूरत पड़ेगी? क्या वो सब पोस्ट भर गई हैं? तो ये बात है ना बुनियादी बात। तो मुद्दे की बात पे लोग आते नहीं है, जो डाइवर्ट करने की। आप एक भी पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर को एक भी वक्फ बोर्ड में ना आने का कानून पास कर दो, मैं सबसे पहले हाथ उठाऊंगा उसके लिए। लेकिन प्रॉपर्टी जो चुराता है उसको उम्र कैद की सजा, जो हम लोग कह रहे हैं, जो देश के मुसलमान कह रहे हैं, अरे मुसलमानों की प्रॉपर्टी चुराई ना, मुसलमान चाहते हैं उसकी उम्र कैद हो जाए, तो सरकार क्यों रोक रही है? 2 साल से भी कम क्यों कर रही है? सर, अगर वक्फ बिल, ये जो अमेंडमेंट बिल जो सरकार लेकर आई, जो जेपीसी में भी गया, वहां भी चर्चा हुई, सारी बातचीत हुई, जगदम्बिका पाल ने ये भी कहा कि जो कि अध्यक्ष है उसके, उन्होंने कहा कि भाई पहले चर्चा होने दो, एक बार टेबल होने दो, तब जाके बात। आप पहले ही हल्ला मचा दिया, वही ये हो गया वो हो गया। और एक चीज ये बता दीजिए, इससे अगर ये पास हो गया तो आपकी मस्जिद मजार हो, क्या दिक्कत, क्या खतरा है? भाई ऐसा ही बिल मुझे भी पास करने दो। नहीं, दिक्कत सारे है वो मंदिर, बताइए। अरे मैं हाँ। जवाब उसी तरह दे रहा हूं ना, बिल्कुल बिल्कुल मुझे एक बिल बनाने दो जो मैं देश के 84,000 बुद्ध विहार जो हैं उनके लिए मुझे बनाने दो कानून। 84,000 मंदिर जो है बुद्ध विहार में एक रात में चेंज हो जाएंगे। वक्फ क्या बिल परेशानी किसी वक्फ को? बिल से क्या खतरा है? मैं- मुसलमान भी समझना चाह रहा है कि भाई इससे हमारी मस्जिद को क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? मैं भी तो कह रहा जो हूं, बगल में जो मस्जिद आप है, जिसमें हम नमाज फिर पढ़ने वही- के लिए जाते हैं, उसको क्या खतरा पैदा हो? मैं वही खतरा बता रहा हूं ना, मैं आपको दूसरी तरफ से सोच के बता रहा हूं। आप मुझे देश की सारी जितने भी मंदिर हैं उसका कानून बनाने के लिए मसौदा बनाने का इंचार्ज बना दो। अभी पता लग जाएगा क्या मुश्किल है, जो 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 ब्राह्मण लोग हैं उनको क्या मुश्किल हो जाएगी। मैं भी यही बोलूंगा, सारे के सारे जितने भी 84,000 के आपको लग रहा है कि हिंदू भला नहीं कर सकते मुसलमान को, अगर वे उस बोर्ड में वो आ गए तो? मैं हिंदू शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मतलब अगर गैर ब्राह्मण मुस्लिम आपके ब्राह्मण बोर्ड में आ गए तो ब्राह्मण भला नहीं होगा। ब्राह्मण नहीं, उनको समझ ही नहीं होगी ना। अच्छा, मैं जाके मैंने तो सीधा पहले ही बोला ना, आप उसको घुमा रहे हैं। मैं तिरुपति बालाजी में मुझे बना दो सबसे पहले ट्रेजरर, मुझे बना दो वहां का, ठीक? उसके बाद बैठ के बात कर लेंगे, हम भी कहेंगे आ जाओ वक्फ बोर्ड में आ जाओ। मैं एक एक मेंबर मुस्लिम समाज का भी तो सारे के सारे मंदिरों में होना चाहिए। फिर हम भी कहेंगे कि जी इसको हमें ऐसा लगता है कि ये बुद्धिस्ट समाज के लोग जो है 84,000 में से एक बुद्ध विहार था ये मंदिर, हमें भी हक दो ना, हम भी अपने बुद्ध समाज के भाइयों के साथ इंसाफ कर पाए। ये एक तरफा इंसाफ नहीं होगा ना। फिर हम तो साबित कर लेंगे, हम ये दोनों तरफ से होना चाहिए, एक भाई और एक चारा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। अब देखिए, फिर बैठ के हम बात कर लेंगे। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, एक भी मस्जिद ऐसी देश में नहीं ला सकता कोई, और ये बहुत सारे लोग हमारे डरते हैं कहने से, जो मंदिर तोड़ के बनी हो एक मस्जिद ऐसी साबित नहीं हो सकती पूरे देश में। ये चैलेंज है। 84,000 उसके बरक्स 84,000 बुद्ध विहार ऐसे हैं, मंदिर ऐसे हैं जहां पे कम से कम 84,000 नहीं तो हजारों की संख्या में ऐसे मंदिर हैं जो बुद्ध विहार तोड़ के बने हैं। उसका साइंटिफिक प्रूफ मौजूद है। आप कह रहे हैं कि जो मंदिर बने हैं वो तो बुद्ध विहार तोड़ के बने हैं, हजारों के साइंटिफिक सबूत मौजूद है, लेकिन कोई भी एक भी मस्जिद का साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। ये मेरा स्टेटमेंट है। आने वाले सभी लोग इसके बारे में ध्यान से सोचें। किसी को कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है मुझसे पूछें। तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो सर बाबरी मस्जिद का ही है, राम मंदिर बना ना वहां पे। फिर बात इतना सा भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो, इतना सा भी। मैं बाबरी मस्जिद का आपने एग्जांपल दे दिया, सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कहा है कि इतना सा भी प्रूफ नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, इतना सा भी। अब हो गया, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन हजारों की तादाद में ऐसे मंदिर हैं और बड़े बड़े मंदिर हैं जो बुद्ध विहार तोड़ के बने, उसका सबूत, साइंटिफिक सबूत मौजूद है। ये मेरी स्टेटमेंट एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। सर ये दावा किया जाता है कि चाहे काशी हो या फिर मथुरा हो, वहां पे जो है, वहां पे भी जो मंदिर है उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई, वहां बगल में मस्जिद है, वहां भी बगल में मस्जिद, उसको लेकर हमेशा बवाल रहता है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो मस्जिद बनी है मंदिर तोड़ के नहीं? एक बार फिर
पूरे देश में। और आप तो केस भी लड़ रहे हैं मथुरा। मैं मथुरा वाला केस मैं लड़ रहा हूं, इसीलिए मुझे जो भी बात मैं करता हूं जानकारी प्राप्त करके करता हूं। मथुरा वाला केस मैं बार बार बोल रहा हूं, हालांकि इससे खतरा मेरा और बढ़ता जा रहा है, फिर भी बोलने के लिए मजबूर हूं कि हम, क्योंकि वो केस जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए हमें हराना मुश्किल पड़ रहा है। बाकी लोग हारने के लिए केस लड़ते हैं, इसलिए हारते हैं। सीधी सीधी बात है। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक भी देश में मस्जिद ऐसी नहीं है जो मंदिर तोड़ के बनी हो, उसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक बात। लेकिन साथ के साथ ऐसी हजारों मंदिर हैं, ऐसे हजारों मंदिर हैं जो बुद्ध विहार तोड़ के बने, उसका साइंटिफिक प्रूफ, वैज्ञानिक प्रूफ मौजूद है। ये मेरी दो बातें हैं जो हमेशा के लिए लोगों को याद रखनी चाहिए। तो आप मंदिरों के खिलाफ जाओगे फिर? मैं खिलाफ जा रहा हूं, मैंने बोला है। नहीं, जैसे मैंने अपने, जैसे कई लोग दावा कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, यहाँ ये मंदिर है, वहाँ वो मंदिर है, कई बार और सर्वे भी होते हैं, तो आप भी जाओगे क्या फिर कि भाई बुद्ध विहार के लिए? अगर कोई बुद्धिस्ट, मैं तो वकील हूं, अगर कोई अपने सबूत लेके आएगा मेरे पास, मुझे वकील करेगा, मैंने उसका केस ले लिया, तो फिर मैं जीतने के लिए केस लड़ता हूं, मैं हारने के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं जीतने के लिए। तो आप लोग, जैसे आप एक वकील के तौर पे, अगर आपसे बुद्ध पूछो, समाज, तो ये तो आप देखते हैं कोई आके बोल दे कि भाई ये है, या फिर अपने आपसे भी होता है ना देखने की भाई इस बात में दम है कि नहीं? ये तो मैं अपनी रिसर्च से बता रहा हूं। ऐसे हजारों मंदिर हैं जो बुद्ध विहार तोड़ के बने हैं। 84,000 नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, 84,000 की लिस्ट है उसके बारे, लेकिन हजारों मंदिर ऐसे हैं जो बुद्ध विहार तोड़ के बने हैं। अब जैसे जैसे मेरे पास कोई बुद्धिस्ट समाज के लोग आएंगे, मुझे वकील बनाएंगे, मैं साबित करूंगा। केस हारने के लिए नहीं लड़ूंगा। चल रहा है, आपको मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है, उसके लिए मैं केस फाइल करने वाला हूं। मुझे कुछ सीनियर लोगों ने बुद्ध समाज के अप्रोच किया है, तो आप जल्दी उस बारे में खबर सुनेंगे। मैं ऐसा आज आपको इतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सर फिर से आखिरी सवाल है, उसका आपने जवाब नहीं दिया। इससे सर क्या खतरा पैदा होगा इस बिल से? वो एक बार थोड़ा सिंपल शब्दों में बताइए एक बार। देखिए, मैंने एक, ये मेरे ट्विटर हैंडल पे भी है, दूसरी जगहों पे भी मैंने ये 16 पॉइंट का एक मसौदा तैयार किया है। ये 16 पॉइंट ऐसे हैं जो सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिए हालांकि मैंने बनाए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितने भी हमारे SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध हैं लोग, उनके लिए एक ये मॉडल एक तरीके से कानून है जिसमें ये पॉइंट होने चाहिए। सभी के जो धार्मिक जो प्रॉपर्टीज हैं और धार्मिक स्थल हैं, हिंदू मुस्लिम उनकी रक्षा के लिए, सभी के लिए मॉडल। खास तौर पे मैं ये मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध OBC और SC ST के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये सब लोग, आप हिंदू नहीं बोलते हैं। मैं जो बोल रहा हूं वही बोलूंगा ना। आप कितना भी मजबूर कर लें, मैं आगे ये भी बोल सकता हूं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन ये लोग, आप हिंदू को एकजुट आप ही लोग नहीं होने दे रहे हो। वो योगी जी और सारे लोग लगे हुए, आपको पता नहीं क्या तकलीफ है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे क्या तकलीफ होगी? मुझे तो ये बाबा साहब ने इतनी रिसर्च करके, SC ST और OBC में डिवाइड कर रहे हो हिंदुओं को। मेरे डिवाइड करने से डिवाइड हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। अगर वो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं, दिल से चाहता हूं ये सब एक हो जाए, मैं दिल से चाहता हूं। लेकिन मूंछ रखने पे पिटाई मैं तो करता नहीं हूं किसी की जाके। कोई बच्चा अगर पानी पी ले कहीं से, घड़े में से, कॉमन घड़े में से, तो मारता मैं तो नहीं हूं जाके उसे। दलितों की जो बारात है, ऐसी भी खबरें सामने, मुसलमान भी रोक रहे हैं, हिंदू फिर वही अपर कास्ट मैं, रोक रहे हैं, मुसलमान भी रोक रहे हैं। मुसलमान वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैं तो यहाँ सीधा सर्टिफिकेट दे रहा हूँ ना उसे। वो जो मनुवादी मानसिकता का है, मुसलमानों का तो मैं गारंटी लेता हूं, उसे मैंने आज से ही मुस्लिम समाज से निकाल दिया, इस्लाम से खारिज हो गया वो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे पैगंबर ने कहा है। जो इंसान को इंसान से बड़ा या छोटा समझता है कि एक इंसान बड़ा है और दूसरा छोटा है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता ना। जो बुनियादी बात नहीं मान रहा, जो अल्लाह की सबसे पहली बात नहीं मान रहा, सब बराबर हैं, वो मुसलमान कैसे? मुसलमान बनने का नाटक करता रहे। तो जो मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हैं, ऐसे मनुवादी मानसिकता के लोग कम है क्या? मैं तो कितने लोग आपको गिनती गिनवा दूं, मुस्लिम क्या कम है? ऐसे पैदा तो मुस्लिम घरानों में हो गए, लेकिन काम वो मनुवादी मानसिकता का ही कर रहे हैं। उनकी सजा तो ब्राह्मणों से भी डबल होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, उनकी डबल। तो आप खुद ही कह रहे हो ना, यहां तक कि देखो ऐसे लोग भी एक गंदा घिनौना काम कर रहे हैं जिनके मजहब में ये मना है। और क्या सबूत दूं? मैं कर रहा हूं। आप किसी ब्राह्मण की कोई रोकता है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इनका नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि ये लोग सक्षम है, सब ये अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए खुद सब सक्षम है, इनको मदद की जरूरत नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो जो कमजोर है उन्हीं की मदद करेंगे ना हम। ठीक है,
सर अब ये बताओ, ये जो बिल आ गया अगर, तो इससे जो लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जो लोग अपने बगल में मस्जिद है, वहां क्या दिक्कत होगी? लोगों को समझ में आना चाहिए ना भाई, हमें क्या मतलब पर्सनली, अगर एक मुसलमान है उसको पर्सनली क्या इफेक्ट करेगा, मैं ये पूछना चाहता देखिए मेरा मानना ये है, अब इससे बहुत लोगों को आइडिया भी मिलेगा और मिर्चें भी बहुत लगेंगी। किसी भी प्रदेश में अगर वक्फ बोर्ड ईमानदारी से काम करता है तो बगैर सरकारी मदद लिए इतना हमारे बुजुर्ग अपनी प्रॉपर्टी में से पेट काट के अपने बच्चों का हक खत्म करके छोड़ गए हैं प्रॉपर्टीज, के हर एक गरीब परिवार मुसलमानों का 1 करोड़ का मालिक होगा, करोड़पति होगा। यही टेस्ट है कि वक्फ बोर्ड किसी स्टेट में ईमानदारी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये फायदा होगा एक। दूसरा, जो साजिश है, जो साजिश है वो यही है कि मदरसे, सबसे पहले मदरसे, उसके बाद मस्जिदें। अभी मस्जिदों पे तिरपाल ढके जा रहे हैं ना, क्यों ढके जा रहे हैं? रक्षा करने के लिए। हाँ, तो रक्षा करने के लिए तिरपाल नहीं, फिर और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि डकैत आ जाएंगे। तो डकैत को एक लाइसेंस मिल जाएगा कि आप डकैती करो, इससे ये हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डकैतों को एक तरीके से पट्टा मिल जाएगा कि जाके आप डकैती कर सको। जैसे वो वाइल्ड लाइफ का वो मिलते हैं ना, लाइसेंस मिलते हैं ना, कि ये अभी आप शिकार कर सकते हैं, कई जगह लाइसेंस मिलते हैं। तो ये एक प्रकार से जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उन लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा कि आप जाके जो मस्जिद हैं उनको तोड़ो और अपने कब्जे में करो, जो दरगाहें हैं उनको तोड़ो और अपने कब्जे में करो। ये है प्रॉब्लम। सर नीतीश कुमार भी इसके समर्थन में, मतलब उनकी पार्टी जेडीयू और सारे लोग, एनडीए के पास बहुमत भी है। अगर बिल पास हो गया तो आप लोग क्या कर लेंगे? नहीं, हम लोग तो बता दिया, इसके अलावा तो कोई बिल मान्य है ही नहीं हमें। अरे सर कानून बन गया तो फिर तो देश का कानून है ना सर। नहीं, तो उसके तरीके अभी अपना मैं जो एक जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, क्योंकि मैं 10 कदम आगे चल के सोचता हूं। बाकी लोग तो क्या करते हैं नहीं करते, मैं वही पूछा, फिर आप क्या करेंगे? उसका भी कानूनी इलाज कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा। मतलब जितने नाजायज अटैक और क्राइम्स होंगे उनको ज्यादातर कोशिश ये की जाएगी कि उसका नुकसान कम से कम हो। उसका भी फॉर्मूला मेरे पास है। हौसला रखें, आप हौसला रखें तो। लेकिन असली जो फॉर्मूला है, ये जो 16 पॉइंट हैं, ये वाला कानून हम लोग जैसे ही मशीनों द्वारा चुने हुए लोग नहीं, वोटों द्वारा, मतपत्रों द्वारा चुने हुए लोग की सरकार आएगी, और वो जल्दी आएगी, तो वो ऐसा कानून पास करेगी जिसका मसौदा मैंने बना के पब्लिक डोमेन में डाल रखा है। तब सारी ये जो आप विरोध करते हैं, सारे जो काम कर रहे हैं, ये जो सारी चीजें कि भाई हर बात का विरोध करना है, इसका भी आपको विरोध करना है। हालांकि इसमें हो सकता है आपके पास कोई वैलिड पॉइंट हो, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि सरकार पलटे और फिर वो चीज, मतलब आपको बीजेपी से ही दिक्कत है। वो सारी चीज तो बीजेपी से नहीं है, क्योंकि आखिर में फिर आप बैलेट पेपर, ईवीएम वहीं आ जाते हैं। मुद्दा कोई भी हो, आखिर में आप आते वहीं पे। तो ये सब बेईमानी वहां से हो रही है। मैं मुद्दा असली छोड़ दूं, जो असली जिसकी वजह से ताकत आ रही है, जिसकी वजह से सारी ये इतना हौसला। मेन मकसद तो ये है कि भाई मोदी को हराना। नहीं, मेन मकसद ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, फिर उसका नतीजा जो हमें मोदी जी जीत गए मान लोगे? फिर बिल्कुल मान लेंगे, पर पेपर बैलेट से चुनाव तो कराएं। मोदी जी चुनाव करा लेंगे? मोदी, मैं तो कह रहा हूं मान लूंगा, पर मोदी जी पेपर बैलेट से चुनाव करा लेंगे क्या? नहीं कराएंगे। वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब तो उनके गुरु ने भी बोल दिया, रोज बोल रहे हैं उनके सामने कि मतपत्र से चुनाव होने चाहिए, मतपत्र से चुनाव चाहते हैं हम। ट्रंप साहब बोल रहे हैं, उनको बार बार बोल रहे हैं, मोदी जी को साथ बिठा के क्यों बोल रहे हैं? तो अब तो सबने कह दिया ना, लेकिन वो नहीं कराएंगे। वो पूरा देश ट्रंप साहब के चरणों में रख देंगे, लेकिन पेपर बैलेट से चुनाव नहीं कराएंगे। कानून पास होगा सर? ये कानून देखो, मैंने बता रखा है आपको, जिस दिन, अभी हमारी इतनी तैयारी नहीं है, हम इतने सक्षम नहीं है कि हम इसे रोक सकें, क्योंकि अभी भी जो लीडरशिप है ना, वो बुजदुलों के हाथ में है। लेकिन सर ओवैसी के हाथ में आ जाएगी, उस दिन हो जाएगी। जंतर मंतर पे आप भी पहुंचे, और कहा जाता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े नेता ओवैसी साहब भी वहां पहुंचे, और आप भी पहुंचे, तो आज कैसे आप वहां पे पहुंच गए? नहीं, मैं देखो, कोई भी, मैं तो एक जनता, जो नीचे लोग थे ना, वो तो सारे ईमानदार हैं। मैं नीचे था ना, ऊपर तो नहीं गया। समझ गया आप? नीचे के लोग तो ईमानदार ही है ना, 99.9% तो ईमानदार ही है वो। मैं तो ईमानदारों में खड़ा था, मैं स्टेज पे थोड़ी गया था। और ये मेरा फर्ज है, चाहे कोई कितना भी बुरा आदमी हो, अगर वो कुछ काम सही कर रहा है तो उसमें मैं खड़ा होऊंगा साथ में। ये काम करते रहे, या तो इन्हें आरएसएस फिर जेल भेजने की तैयारी करेगी, तब उस दिन सर्टिफिकेट होगा मेरे पास कि हाँ ये ईमानदार है, तब मैं जी जान से इन्हीं लोगों की रक्षा करने में उतर जाऊंगा। अभी तो मेरे पास सारे सर्टिफिकेट ऐसे हैं कि ये बेईमान है। तो लेकिन फिर भी मैं गया, जिनको मैं खुले आम बेईमान और आरएसएस का एजेंट कहता हूं,
फिर भी अगर उन्होंने कोई दिखने वाला अच्छा काम किया तो मैं गया उसमें। ऐसा ही मैं चाहता हूं, ये जो मेरा मसौदा है उस पर भी टिप्पणी करें, इसको अगर मनवा लें सब मिलकर। ठीक है। और इससे बिल से पास होने से कुछ नहीं होता। हमने बहुत बहुत बिल पास हुए हैं, किसानों का भी बिल पास हुआ था, किसानों ने वापस कराया। अभी वकीलों का आया था ना, एक मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देके आपकी बात, अपनी बात समाप्त कर, कितने 4 दिन लगे ना, आया ही नहीं सर, वो तो आ ही नहीं पाया ना, लाए तो थे ना, कोशिश की थी। अब आप बोलते पहले पास तो होने दो उसे, पहले वकीलों का कोट तो उतारने दो, बैंड उतार के उनके गले में पट्टा तो डालने दो जब आप प्रोटेस्ट करना। तो ऐसे समझदार लोग उस वक्त का इंतजार नहीं करते जब नुकसान हो जाए, नुकसान होने से रोकते हैं। बातचीत करने के लिए सर शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझसे।